नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल न्यूज में। और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्रॉस फायर। क्रॉस फायर में आज हमारे एक खास मेहमान हैं, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं हरियाणा से। अब मैं ये बोलते वक्त कि कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में नहीं भी हैं, अभी कांग्रेस में हैं, कल कांग्रेस में रहेंगे नहीं रहेंगे, कहते हैं कि अगला इलेक्शन कांग्रेस से नहीं लड़ेंगे। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं गुड़गांव के कांग्रेस एमपी रॉ इंद्रजीत सिंह जी की। तो आज सवालों की गर्मी का सामना करेंगे रॉ साहब। रॉ साहब, बहुत बहुत स्वागत है। अब आपका देखिए, इंट्रोडक्शन देते वक्त मुझे बड़ी कठिनाई हो रही थी, मैं क्या बोलूं, कांग्रेस के दिग्गज नेता बोलूं, कांग्रेस के बड़े नेता बोलूं, कांग्रेस के एमपी बोलूं, क्या बोलूं आपको। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो 35 साल से हम रहे हैं और उस टाइम से रहे हैं जिस टाइम कांग्रेस मुसीबत में थी जी। इमरजेंसी के बाद लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ छोड़ करके जा रहे थे और उस टाइम हमने अपनी पार्टी का विलय 23 सितंबर 1978 को कांग्रेस पार्टी में किया था। और अगर देखें इतिहास उस टाइम के ऊपर, हमारे पास हमारी पार्टी जो विशाल हरियाणा पार्टी हुआ करती थी उसके अंदर ज़्यादा एमएलए थे और कांग्रेस पार्टी के अंदर कम थे। लेकिन इंदिरा जी आई 23 सितंबर को, पहला जलसा जब वो जेल से बाहर निकली तो पहला जलसा हमारे रेवाड़ी में किया था 23 सितंबर के दिन को ही। और उन्होंने कहा कि मुझे सहयोग की ज़रूरत है, आज के दिन देश आपत्ति में है। तो हमने अपनी पार्टी का विलय उस टाइम कर दिया था और उसके बाद लगातार 35 साल टू द डे मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही बन करके रहा हूँ और आज कांग्रेस का एमपी भी हूँ। इसमें क्या शक की बात है। मतलब वफादार बनकर रहा, अगर उसको थोड़ा व्याकरण के हिसाब से देखें तो ये रहा का मतलब, अब हम भूत की बात कर रहे हैं ना, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं जी। तो पास्ट टेंस का जब जवाब देंगे तो रहा ही कहा जाएगा जी। मतलब वफादार रहे मतलब भविष्य में क्या होगा, वर्तमान और भविष्य क्या है। भविष्य का तो किसको मालूम है, या तो पंडित लोगों को मालूम है, ऊपर वाले को मालूम है। भविष्य का क्या कह सकते हैं। ये तो रॉ इंद्रजीत को भी पता होगा ना। मतलब नहीं, ना तो मैं पंडित हूँ और ना मैं भविष्य के बारे में कुछ ऐसी जानकारी रखता जो ऊपर वाला रखता है। रेवाड़ी जो है आजकल बहुत, मतलब राजनीतिक तौर पे बड़ी गर्मी हो गई है। ये सारी रैलियां रॉ इंद्रजीत भी वहीं करते हैं, नारनौल में आईएनएलडी भी करती है। उसके पहले वुड बी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे मोदी जी पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से लाल किला के सामने भाषण दे रहे हैं, और लाल किला आजकल मैंने तो अब तक देखा था कि लाल किला सिर्फ दिल्ली में है, लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में आजकल डमी लाल किले बन रहे हैं और उसके सामने दहाड़ रहे हैं आजकल मोदी जी। तो वो मोदी जी भी आपके रेवाड़ी में ही दहाड़ करके गए इधर। ये क्या है, ये रेवाड़ी का खेल क्या है। देखिए, कुछ राजनीतिक तौर पे रेवाड़ी को कुछ खासा शहर समझा जाता होगा या वहाँ की पब्लिक को खासा समझा जाता होगा कि राजनीतिक प्रभाव आने वाली राजनीति के ऊपर यहाँ के लोग डाल सकते हैं। शायद यही सोच करके भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने 15 सितंबर को रेवाड़ी के अंदर एक एक्स सर्विसमैन की रैली का आयोजन किया। लेकिन हमारी जो रैली है, जो कि 23 सितंबर को होती है, आमूमन हर साल होती है। और ये 23 सितंबर वाला दिन मेरे परदादा के दादा राव तुलाराम, जो 1857 की पहली आज़ादी की लड़ाई के अंदर एक नायक हुआ करते थे, तो उनका मार्टरडम डे है। और हरियाणा सरकार की तरफ से चौधरी देवीलाल के टाइम के ऊपर इसको एक छुट्टी के तौर पे घोषित कर दिया गया था और ये कहा गया था कि भाई जितने भी हरियाणा के या देश के मार्टर्स हैं उनको हम श्रद्धांजलि इस दिन के ऊपर देंगे और छुट्टी मनाएंगे। सो ये दिन मेरे परदादा के मौत का था, लेकिन सबकी ही हम अमूमन श्रद्धांजलि 23 सितंबर को मनाते हैं। तो हमने तो उस लक्ष्य के अंदर पहले से ही निर्धारित 23 सितंबर की रैली अपनी कर रखी थी और बीजेपी वालों ने फैसला उसके बाद किया। तो हमने अपने तो सोच के मुताबिक पहले से जो रैली करी थी, सो उसके मुताबिक 23 तारीख को ही करी, क्योंकि ये समय और ये डेट निर्धारित है। कई सालों से, दशकों से ये करे आ रहे हैं। तो बीजेपी वालों ने शायद उससे पहले ये करके ही सोचा होगा कि भाई इससे नब्ज
हरियाणा की भी मालूम चल जाएगी और देश के विषय में मोदी जी का भाषण भी सारे जगह प्रकाशित हो जाएगा। तो ये 3 रैलियां हो गई। 23 तारीख को 2 रैली हुई, एक आईएनएलडी के नारनौल में, एक रेवाड़ी में आपकी, और 15 तारीख को एक और रैली हो गई। अब ये तीनों को अगर सामने रख दिया जाए आपके, और आपको कहा जाए कि रॉ इंद्रजीत सिंह एक्सपर्ट रेवाड़ी, जरा इसको एनालिसिस, इसकी व्याख्या कर दीजिए, कैसे करेंगे? ये तो आप लोगों का काम है, मेरा थोड़ी है। मैं सोचा कि आप मेरा काम थोड़ा आसान कर। नहीं, ये तो आप लोग करें ना। ये देखो, रैली तो हमारी और इंडियन नेशनल लोकदल की कुछ दिनों से होती आई हैं। कई बार एक ही ज़िले के अंदर हो जाती हैं, कई बार अनेक दक्षिणी हरियाणा के और ज़िलों के अंदर होती हैं, लेकिन मेरी तो रेवाड़ी के अंदर होती आई है, क्योंकि राउतलाराम रेवाड़ी के थे, तो मैं अमूमन रेवाड़ी में ही करता हूँ जब रैली करता हूँ। और चौधरी देवीलाल की पार्टी या इंडियन नेशनल लोकदल वो इर्द गिर्द करती आई जब मैं रेवाड़ी में करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई राजनीतिक माहौल पैदा करने के लिए तो हम ये करे नहीं थे, लेकिन ये बात ज़रूर है कि क्योंकि 23 सितंबर को हम रैली करते आए हैं और कई बार इन रैलियों के अंदर बड़े बड़े लोग उपस्थित हुए हैं। सरदार प्रताप सिंह कैरों भी आए थे जब पंजाब जॉइंट था, हरियाणा के साथ जॉइंट था, तो सरदार प्रताप सिंह कैरों भी आए थे। वो आकर के जब मेरे पिताजी की लड़ाई कैरों जी से हो गई थी और उनकी वजारत वो छोड़ करके चले आए थे वापस हरियाणा घर अपने गांव, तो सरदार प्रताप सिंह कैरों उनको मिलने आए थे। तो 23 सितंबर का दिन था वो भी। इंदिरा जी आई हैं, ये हुड्डा साहब हमारे जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जो आपके मित्र भी हैं, मेरे साथ पढ़े हुए हैं, सहपाठी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चौधरी देवीलाल भी आए हैं। तो मतलब जब लोग राजनीतिक लोग आ जाते हैं तो राजनीति की चर्चाएं हो जाती हैं, और ख़ास तौर पर जब ये देखें कि ये सन 78 के अंदर यहाँ रैली करने के बाद इंदिरा जी सन 80 के अंदर प्रधानमंत्री दोबारा से बन गई। हुड्डा साहब हमारी रैली के अंदर आए 2000 पता नहीं 2 या 3 के अंदर, और वहाँ पे आकर के उन्होंने सब ने शिरकत करी। हुड्डा साहब ने करी, शैलजा जी ने करी, वीरेंद्र सिंह ने करी, सरदार हरपाल सिंह अब मर गए हैं सो उन्होंने करी, और भी कई नेता थे, और उन्होंने वहाँ पर श्रद्धांजलि को, शहीदों को श्रद्धांजलि ही नहीं दी, लेकिन ये भी माना कि भाई इंद्रजीत सिंह हमारा आज के दिन कप्तान है, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं पानी की या दूसरी लड़ाई, उसके अंदर इंद्रजीत सिंह का हम सहयोग करेंगे। सो ये कर करके 23 सितंबर को ही हुआ था। उसके उपरांत सीएम साहब को, हुड्डा साहब को सीएम साहब पार्टी ने चुन लिया। सो उसके बाद 10 साल से वो चीफ मिनिस्टर हैं। और उसके बाद फिर कभी नहीं आए? नहीं, बुलाए, एक आध बार आए हैं। मैंने खुद बुलाया है, कोई 2008 की बात या 9 की बात में ध्यान नहीं अभी। उनको बुलाया था, वो आए थे, लेकिन हमने कुछ मांगा नहीं उनसे। शहीदों की रैली करी, श्रद्धांजलि दी, कुछ मांगा नहीं, लेकिन शायद ये उम्मीद ज़रूर थी कि जब आए हमारी रैली के अंदर और जिस स्थान से उनको उनकी गाड़ी स्टार्ट हुई है, जो कि चीफ मिनिस्टर की गद्दी तक उनको पहुंचा दिए हैं, तो खुद ब खुद उनकी आत्मा कुछ बोलेगी और हमारे दक्षिणी हरियाणा के लोगों को कुछ दे करके जाएंगे। लेकिन उस रैली में इस तरह की मैंने एक आध बार कहीं देखा भी, सुना भी और पढ़ा भी कि एक आध मर्तबा कभी उन्होंने कहा, जो मौजूदा मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो आपके मित्र भी हैं, मैं तो मित्र कह रहा था, आपने मित्र वर्ड यूज़ नहीं किया, आपने सहपाठी और तमाम तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी आपके मित्र ने ये कहा कि रॉ इंद्रजीत सिंह को जो डिमांड है, जो वो चाहते हैं, जो नाराज़गी है, एक लंबा अरसा हो गया है, कई दिनों महीनों पहले ये बात कही थी कि मैं वक्त आने पे बताऊंगा कि रॉ इंद्रजीत सिंह जी क्या क्या चाहते हैं। तो वो तो उनसे पूछो ना कि मैं क्या चाहता हूँ, और उनसे ये भी पूछ लो कि मैंने कोई निजी स्वार्थ साधा है क्या इस दौरान। और जो मैं पब्लिक के लिए जो मांग करता आया हूँ, जैसे गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी का मैंने जिक्र किया, मेरे पहले अनुरोध के ऊपर उन्होंने एक कमेटी तो गठित कर दी, जिसके अंदर करण सिंह दलाल जो उनके रिश्तेदार हैं उनको चेयरमैन बना दिया। 2 भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी हमारे, एक MC गुप्ता हैं, एक प्रशांत कुमार हैं, उनको उसका सदस्य बना दिया कि भाई किस तरह की गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। आज गुड़गांव प्रमुख शहर है हरियाणा का, मैं तो कहता हूं कि नॉर्दर्न इंडिया का ही प्रमुख शहर है, और हरियाणा का 55% राजस्व गुड़गांव अकेले ज़िले से जाता है।
तो मैंने कहा ये कुछ राजस्व हमारे यहाँ पे आ जाएगा, फैसला यहाँ के लोग यहीं कर देंगे, कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा, वास्तव में मिलेनियम सिटी बन जाएगा। तो उस नज़रिए से उन्होंने मेरे कहने के मुताबिक एक कमेटी तो तय कर दी दलाल साहब की अध्यक्षता के अंदर, लेकिन 6-7 साल बीत गए हैं, उस कमेटी की एक रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। लेकिन जो कांग्रेस के कई लोग, जो हुडा कैंप के लोग हैं, मैं अक्सर कई कार्यक्रमों में कहता हूं कि कांग्रेस समंदर है, बड़ी पार्टी है, समंदर है, तरह तरह के जीव जंतु इसमें हैं, ये इतनी बड़ी विशाल पार्टी है, कई गोत्र भी हैं। तो ये जो हुडा गोत्र के जो लोग हैं, उसमें कई गोत्र हैं ना, जैसे रॉइंद्रजीत गोत्र, चौधरी बीरेंद्र सिंह गोत्र, शैलजा गोत्र, बीच में एक शाह गोत्र भी सर उठाया था, लेकिन पता नहीं क्या है अंदर की बात। तो ये जो हुडा गोत्र के लोग हैं वो ये कहते हैं कि रॉइंद्रजीत सिंह चाहते थे कि खुद एमपी हैं, बेटी को भी एक टिकट दिया जाए, एकोमोडेट किया जाए, और वो स्वार्थ पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये सब बवाल रॉइंद्रजीत सिंह जी ने खड़ा कर दिया। वो जो कुछ भी कहे जाएं, बेटी के लिए तो आज तक अगर मैंने टिकट मांगी हो तो वो दर्शाएं कि कौन सी एप्लीकेशन मेरी कांग्रेस हाईकमांड के यहाँ पर लगी थी बेटी की, और उसको अगर मैंने पीसीसी का सदस्य भी बनाया है तो 2009 के इलेक्शन के उपरांत बनाया है। तो जब वो सदस्य नहीं थी कांग्रेस पार्टी की तो टिकट कहाँ से मांगती। और जहाँ तक गोत्र की, जो राजनीतिक तौर के ऊपर आज गोत्र कांग्रेस पार्टी के आप कह रहे हैं जी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी में केवल एक गोत्र रह जाएगा, और आप जानते हैं मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, उनका ही गोत्र है, हुडा गोत्र। और बाकी सारे गोत्र जो है वो किनारे हो जाएंगे। किनारे हो जाएंगे या हो गए हैं? तकरीबन हो ही गए हैं, किनारे हो गए। क्या ये माना जाए कि आपके मित्र ने कांग्रेस की पॉलिटिक्स में और हरियाणा में आपको साइडलाइन कर दिया? वो तो और पब्लिक, कोई दूसरा चारा नहीं था अब आपको ये तो बात देखो, राजनीति में कौन साइडलाइन होता है, कौन किसको साइडलाइन कर सकता है, ये तो पब्लिक ही तय करती है। लेकिन अगर कोई अपने खुद के बलबूते के ऊपर नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर आकर के अपने जो यस मैन नहीं हैं उनको किनारा करने का अगर प्रयास करते हैं, या उनके क्षेत्र को जो विश्वास था उस विश्वास के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये गलत बात है। उनको समान रूप से, सभी क्षेत्रों के समान रूप से काम करना चाहिए था, और अपनी अगर कुछ कंपटीशन की भावना विद इन पार्टी है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पद के कंधे पर से मतलब तराशने का प्रयास नहीं करना चाहिए उन लोगों का जो कि उनके यस मैन नहीं है। अब तो चला चली की बेला है, अब तो अलविदा कहने का टाइम है रॉइंद्रजीत सिंह जी। तो अब बताइए, खुल करके बताइए कि अगर सुने कभी किसी तरीके से ये बात मैडम सोनिया गांधी और राहुल बाबा तक भी पहुंचे, तो पता चले कि वो लाख मीटिंग कर लें, जमीन पर हो क्या रहा है। एक फूलचंद मौलाना जी को भी लेकर के बड़ा इशू है। ये जो एंटी हुडा गोत्र जितने लोग हैं, आप लोग क्या ये भी सुना कि बीच बाच में इकट्ठा होने की कोशिश होते हैं, लेकिन इन तमाम गोत्रों में इतना टकराव है कि ये कभी भी हुडा जी के खिलाफ एक साथ खड़े नहीं हो पाए? देखिए, जो आज के दिन मूल रूप से कांग्रेसी थे, आड़े वक्त के अंदर कांग्रेस के काम आए थे, चाहे वो चुने हुए हैं या ना चुने हुए हों, सारे आज के दिन ये महसूस कर रहे हैं कि ये कांग्रेस का निजीकरण होने लग रहा है, कम से कम हरियाणा के अंदर। और अपने अपने स्तर के ऊपर सभी ने, जिनका आप कहते हैं कि नॉन हुडा गोत्र के हैं, इन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया है, कांग्रेस हाईकमांड को कहा है, कांग्रेस प्रेसिडेंट तक बात पहुंची है, राहुल गांधी तक बात पहुंची है, लेकिन ये अपनी बात कहने के उपरांत अगर कोई उसके ऊपर अमल नहीं हुआ या उसका कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो मैं समझता हूं कि सारे थोड़े थोड़े तो निराश तो हुए ही।